नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आप मैं आज ही से आपको करूँ तो कंपनी का नाम देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लिस्टिंग में है। क्योंकि कंपनी जब मार्केट में आए थे तब एज ए प्राइवेट कंपनी ही बन के आए थे। फिर भी कंपनी के अगर आप विकिपीडिया में जाकर सर्च करेंगे तो आपको कंपनी गवर्नमेंट कंपनी दिखेगा। मतलब एक पीएसयू मतलब एक पीएसयू बैंक आपको दिखेगा। तो मैं क्यों बता रहा हूँ प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पे क्यों दिखा रहा है पीएसयू कंपनी है। तो इसका बीच में जो फर्क है क्या है। एक्चुअली कंपनी का प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल सही है। फिर भी कंपनी का पूरा हिस्सेदारी किसके पास है? एलआईसी के पास। एलआईसी के पास आप सभी जानते हैं एलआईसी कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का ही कंपनी अगर कोई भी कंपनी को पूरा का पूरा स्टेक खरीदारी करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी उस कंपनी के ऊपर है, तो प्राइवेट बैंक से बन गया क्या? पीएसयू बैंक। तो आज मैं बात करूंगा इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, एक बैंक के बारे में जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी तो अभी पेनी स्टॉक बन चुके हैं, तो कभी क्या मौका है इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि इसके ऊपर जिसका हाथ है वो है एलआईसी। तो एलआईसी के हाथ है, मतलब क्या कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बाकी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं जब बैंकिंग स्टॉक के ऊपर मतलब रिसर्च करके आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो जाता हूँ क्योंकि बैंकिंग स्टॉक का रिसर्च करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा जो शायद आपको बहुत सारे वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना है कंपनी का वेबसाइट जाकर, तो कंपनी एक्चुअली किस बेसिस से काम कर रहे हैं वो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो कंपनी एक्चुअली बैंक में लोग पैसा किस लिए रखते हैं? देखिए बैंक में दो तरीके से पैसे आते हैं, एक सेविंग अकाउंट से और दूसरा करंट अकाउंट से। तो सेविंग एंड करंट अकाउंट को एक साथ जोड़कर बोला जाता है कासा रेशियो, मतलब सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहिए वो है कासा रेशियो। और इस बैंक का टोटल कासा रेशियो 54.69, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव माना जाता है। 50% के ऊपर अगर कोई भी कंपनी का कासा रेशियो है। फिर भी कंपनी का कासा रेशियो अच्छा खासा होने के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आईडीबीआई बैंक ने मतलब एक टॉपिक यहाँ पे यूज किया। देखिए सेविंग्स बैंक में क्या होते हैं, चलो मानता हूँ सेविंग्स बैंक में आपको करीबन करीबन 2.58% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर सालों में। तो आईडीबीआई ने क्या किया, उसको 3% कर दिया, क्योंकि लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो मैं उस बैंक में निवेश करूंगा जिस बैंक में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, आज मार्केट गिर भी जाए कुछ भी हो, एक इंटरेस्ट कंपनी ने कमिटमेंट किया तो वो इंटरेस्ट देगा। मगर ऐसे बिल्कुल भी होते नहीं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से, आरबीआई के पॉलिसीज के हिसाब से कंपनी खुद का इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई हाथ नहीं। पहले देखिए 2.58% का अगर इंटरेस्ट मिलते थे तो आज 3% तक मिल रहा है। तो इस ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में लोग मतलब सेविंग अकाउंट ज्यादा से ज्यादा आईडीबीआई बैंक के ऊपर बना रहा है, तो इसीलिए इसका कासा रेशियो भी ज्यादा दिख रहा है। तो एक्चुअली तो बैंकिंग का हालत कितना अच्छे है, जो लोग निवेश तो कर रहे हैं मगर बैंकिंग का हालत कितना अच्छे है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको डिस्कस करता हूँ। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलो बाकी डिटेल्स भी डिस्कस करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ दिग्गज वेबसाइट टिकर.com साइट के ऊपर। बहुत बेस्ट साइट है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डेटा अपलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेशियोज के ऊपर जाऊंगा। जो रेशियोज मुझे बहुत पसंद लगते हैं किसी भी कंपनी का रेशियोज पढ़ने के लिए, वो भी बैंकिंग सेक्टर का। सबसे पहली बात है कंपनी का एनपीए। जो चीज मैं सबसे पहले देखता हूँ, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, मतलब जो एसेट परफॉर्म्स नहीं करते हैं उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। मान के चलिए कोई भी मान के चलिए आपका दुकान में बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, जो प्रोडक्ट आप मतलब ज्यादा बिक नहीं रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है और बिक भी नहीं जाएगा, मतलब उसको आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट के हिसाब से देख सकते हैं। और फिर भी
एक्चुअली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो बैंकिंग हिसाब से उतना मतलब सही बैठता नहीं। चलो मैं बैंकिंग के हिसाब से दूं। मान के चलिए कोई बैंक दूसरे लोगों को लोन देते हैं, बहुत सारे लोगों के लोन दिया, बहुत सारे कॉर्पोरेट का लोन दिया। मान के चलिए ए भी बैंक को लोन मिटा दिया, और ए भी बैंक को लोन मिटा दिया, और ए भी लोन मिटा दिया, मगर और एक लोगों ने लोन नहीं मिटाया। तो इसमें बैंक का तो एक फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने बताया कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस टोटली चौपट हो गया, तो मैं कोई भी पैसा बैंक को नहीं दे पाऊंगा, मैं बैंक हो गया। तो इसका जो पैसा है बैंक ने तो उसको लोन दे दिया, तो वो लोन वो वापस नहीं कर रहा है, तो यही बैंक के लिए एनपीए हो जाता है। मतलब बैंक का पैसा जो मार्केट में पड़े हुए है, जो बैंक ने जो लोन दिया वो कितना पैसा मार्केट से उठा रहा है, वही आपको परसेंटेज देखना है। तो यहाँ पे एक परसेंटेज जो है, ऑब्वियसली 5 साल में तो परसेंटेज बहुत बहुत ज्यादा दिख रहा है। 6.85% कितना बड़ा है। आप मतलब आप प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक देखेंगे तो आपको लेस देन वन से नीचे दिखेगा, मतलब 1% से भी नीचे। एचडीएफसी बैंक में तो अराउंड 0.58 समथिंग होगा, कोटक बैंक में भी अराउंड अराउंड 60 रुपीज के, मतलब 0.60 के आसपास होगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस वो कर रहा है, तो इसीलिए वो इंडिया के टॉप 3 रैंकिंग में आ जाता है। तो आईडीएफसी बैंक ने जो मार्केट में जो कर्जा दिया, उनमें से 6.85% का कर्जा वो उठा नहीं पाए 5 सालों में। तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट मार्केट में पड़ा हुआ है, और जो पैसा बैंकिंग को नहीं मिलेगा, तो बैंकिंग के लिए ये एक प्रेशर ही हुआ ना। क्योंकि बैंकिंग के हाथ में पैसा तभी आते, बैंक बैंक क्या करते हैं, मान के चलिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, करंट अकाउंट में पैसा रखा, उस पैसे से चलो मान के चलता हूँ सेविंग अकाउंट में आपको 3% तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर करंट में तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, तो 3% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप उस पैसे को लेकर मार्केट में, चलो मान मान के चलता हूँ 8% इंटरेस्ट से मार्केट में लोन दे दिया, तो 8% इंटरेस्ट से जब लोग वापस करेंगे, तो उसमें से सेविंग अकाउंट को पैसा हम मिटाएंगे, उसके बाद बाकी जो पैसे आपके पास रहेंगे, 5% का जो पैसे रहेंगे उसमें खर्चा भी होगा और भी बहुत एक्सपेंस है, उसको मिटाकर कंपनी के हाथ में अराउंड मान के चलिए 2 से 3% प्रॉफिट कंपनी कमाएगा। मगर यही पैसे से अगर 8% रिटर्न तो आपको अच्छा लग रहा है, मगर ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर मार्केट में ही पड़ा रह जाए, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। तो यही आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव दिख रहा है। साथ ही साथ एनआईएम, ये भी एक पॉइंट है जो कम होना चाहिए, यहाँ पे भी ज्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब दो तरीके से चीज होते हैं जो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलता है, जो है एसेट एंड लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी क्या होते हैं, जितने सारे सेविंग्स अकाउंट में पैसा आपने लिया, करंट अकाउंट में पैसा लिया, एफडी अपने बैंक में लिया, तो बैंक का वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। और बैंक ने जो लोन बांटा, उस लोन में जो पैसा आएगा, उसको बैंकिंग का एसेट माना जाता है। तो एक्चुअली एसेट से ज्यादा कंपनी का लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का परसेंटेज भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 4.62%। ऑब्वियसली 100 रुपीज में 4 रुपीज कंपनी को देना पड़ेगा, तो वो 4.5 रुपीज कंपनी को देना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। सी आर परसेंटेज भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास यहाँ पे नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एक कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट कंपनी के लिए थोड़ा सा वीक बन चुके हैं। साथ ही साथ आप आईडीबीआई के बैंक के बारे में देखेंगे तो बैंक का जो कर्जा है अराउंड 5.82% का कर्जा है। बैंकिंग स्टॉक है, कर्जा तो लेगा ही, बिल्कुल ये बात तो सही है। फिर भी आपको जो चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। फिर भी आप कहेंगे सर आपने तो ज्यादा बोल दिया, फिर भी देखिए एच डी एफ सी बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ये भी तो 7-7% तक कर्जा लेके रखा है ना। तो फिर भी आप इस बैंक को इतना ज्यादा कर्जा क्यों बता रहे हैं, जो कंपनी का 5.5% का कर्जा है। तो देखिए उस बैंक से अगर इस बैंक को कंपैरिजन करें तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे दिखेगा। तो उस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ा है, तो इसीलिए वो कर्जा भी तगड़ा लेके रखा। तो फिर भी आपको मैं जरूर कहूंगा इस बैंक के बारे में, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे, कंपनी देखिए प्रॉफिट यहाँ पे बीच बीच में बहुत बार कंपनी लॉस किया। यही एक पॉइंट में कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा। जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं उसमें निवेश करने से आपका पैसे का थोड़ा सा नेगेटिविटी भी जा सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी भी जा भी चुके हैं। आप देखेंगे 10 साल में 9%, 5 साल में 10%, 3 साल में तो कुछ भी नहीं दिया, 7%, 1 साल में 7% तक लॉसेस दिया। देखिए लॉस क्यों नहीं होगा, जो कंपनी का सेल्स डाउन है, नेगेटिव में है, प्रॉफिट भी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट
5 साल 3 साल में 1 साल में अच्छा है, मगर 10 साल में उतना ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो नेगेटिव में है, तो वो कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी तो आएगा ही। कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूँ, तो आपको कुछ चीज़ दिखा मतलब देखने को मिलेगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी देखिए, कंपनी का हालत उतना खास नहीं है, तो इसीलिए एफआईएस और डीआईसी ने उतना माल उठा के नहीं रखा है। तो पूरे के पूरे हिस्सेदारी किसके पास है? एलआईसी के पास है। 94% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और इसका प्रोमोटर कौन है आप खुद ही देख लीजिए। तो प्रोमोटर के पास आप देखेंगे तो उसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास 45% होल्डिंग है, और बाकी पूरे के पूरे हिस्सेदारी एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही है, 49.24%। तो ओवरऑल बात करूँ, गवर्नमेंट कंपनी है, और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास भी मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट कंटिन्यू करिए, क्योंकि कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको टोटली नेगेटिविटी दिखेगा। अराउंड अराउंड छोटा मोटा करेक्शन है, आप कहेंगे सर उतना करेक्शन तो नहीं है, फिर भी पेनी स्टॉक है, और कंपनी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और कभी भी देखिए, गवर्नमेंट के पास इतना स्टेक है तो गवर्नमेंट कभी ना कभी माल तो बेचेंगे ही, और वो जब माल बेचेंगे तो ओएफएस के माध्यम से माल बेचना पड़ेगा। तब डिस्काउंट में माल बेचेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक के और भी ज़्यादा गिरने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।